वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. शुरू हुई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की तैयारियां. क्या अक्षय कुमार को एक हाउसी गेम के दौरान पे करने पड़े नियरली 6,000 पाउंड्स? फाइनली कंगना रनौत ने कर दी अपने ट्विटर डेब्यू की अनाउंसमेंट. क्या रिया चक्रवर्ती अपने मेंटोर महेश भट्ट से लेती थी रिलेशनशिप एडवाइस? गणेश चतुर्थी इज अराउंड द कॉर्नर और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज ने भी गणेश उत्सव के सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जो हमेशा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, रिसेंटली नजर आई गणपति आइडल को अपने घर ले जाती हुई. इससे पहले शिल्पा शेट्टी को गणपति के वेलकम और डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स की शॉपिंग करते हुए भी स्पॉट किया गया था. जबकि कुछ सेलेब्स DIY इको फ्रेंडली गणेश आइडल्स के साथ इस बार गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने की तैयारियों में बिजी हो गए हैं. से लेकर खास लोगों तक और खान से लेकर अंबानी तक सभी गणेश चतुर्थी को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. पर इस बार ये सेलिब्रेशन कई मायनों में अलग होगा ड्यू टू द पैंडेमिक एंड गाइडलाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट. जहां हर साल सलमान खान के गणपति सेलिब्रेशन में क्लोज फ्रेंड्स और खान फैमिली के मेंबर्स के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होते हैं, वहीं रिपोर्टेडली इस बार खान फैमिली का गणपति सेलिब्रेशन ग्रैंड स्केल पर नहीं किया जाएगा. सलमान खान फिलहाल पनवेल में ही रह रहे हैं और फिलहाल सलमान खान की PR टीम ने इस साल के गणपति सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई और डिटेल्स हमें नहीं दी हैं. इस बार के सेलिब्रेशन के बारे में जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो फिलहाल हमें उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला. सिचुएशन को देखते हुए इस बार गणेश उत्सव पर होने वाली फैमिली गैदरिंग्स थोड़ी कम ही होंगी. इसके अलावा गणपति पंडालों में भी 4 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश आइडल्स रखने की परमिशन भी नहीं है. गणपति के वेलकम के बाद जहां विसर्जन में कई लोग शामिल होते हैं, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए महानगर पालिका ने मोबाइल वैन्स की फैसिलिटी ऑर्गेनाइज की है, which will go home to home for immersion of idols. इसके अलावा लोग अपने घरों में भी इको फ्रेंडली वे में विसर्जन कर सकते हैं. Lights, camera, mask on, action. अक्षय कुमार ने कैसे किया टीम बेल बॉटम को मोटिवेट ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू UK? क्या अक्षय को पे करने पड़े 6,000 पाउंड्स इन अ हाउसी गेम? हाल ही में अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम की टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुए थे और फाइनली क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करने के बाद टीम बेल बॉटम ने शुरू कर दिया है अपना शूटिंग स्केड्यूल. Lights, camera, mask on, action. और अब अक्षय कुमार की फ्लाइट जर्नी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्टेडली अक्षय कुमार ने फ्लाइट में एक स्पेशल हाउसी गेम ऑर्गेनाइज किया जिस पर उन्होंने 6,000 पाउंड खर्च किए. Akshay Kumar जाने जाते हैं as a fun-loving star, and reportedly he was extremely happy and grateful
that bell-bottoms team joined in to head to shoot amid the new normal. और अपनी इस जर्नी के दौरान सभी लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए खिलाड़ी कुमार अक्षय ने ये बम्पर हाउसी गेम ऑर्गेनाइज किया। लास्ट ईयर भी जब अक्षय कुमार फिल्म हाउसफुल 4 को प्रमोट कर रहे थे तो इस दौरान भी मुंबई टू दिल्ली एक स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज की गई थी जिसे फिल्म की स्टार कास्ट और मीडिया ने अटेंड किया था। इस दौरान भी अक्षय कुमार ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के किस्से शेयर करने के साथ ही कुछ फन गेम्स के साथ सभी को एंटरटेन किया था। स्टेशन मध्ये ते चाय विकतात ते का कसा आवाज काढतात सांग? चाय 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 गरम चाय ट्रेन ट्रेन। तू बता चाय कैसे बेचते? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। अच्छा मुझे लेकिन मुझे बता ये चाय ऑरेंज ऑरेंज बोल के क्यों बेचते? पूछा तू बता, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो ट्रेन में आई है तो बता कैसे आवाज निकालते हैं? चाय चाय चाय, I have no idea. मैं बता। और दूसरा ये भी होता है वड़े लो वड़े 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 समोसे समोसे वड़े वड़े वड़े। हाउसफुल है तो एक हाउसी फीलिंग। और अगर बात करें फिल्म बेल बॉटम के शूटिंग स्केड्यूल की तो रिपोर्टेडली टीम बेल बॉटम की स्टार कास्ट और करीब 145 क्रू मेंबर्स 40 दिन के स्केड्यूल को नॉन स्टॉप शूट करेंगे। सोर्सेस का ये भी कहना है कि इस दौरान कास्ट और क्रू मेंबर्स को किसी और से कांटेक्ट करने की परमिशन नहीं है ताकि कैंप में वायरस की एंट्री को अवॉइड किया जा सके। सीम्स फिल्म की टीम शूटिंग के दौरान एक्स्ट्रा केयरफुल है और सभी रूल्स को फॉलो कर रही है। Lights, camera, mask on, action. क्यों सोशल मीडिया यूजर्स कंगना रनौत को बना रहे हैं निशाना? क्या कंगना रनौत ने कर दिया है कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज? एक्ट्रेस कंगना रनौत के फियरलेस एंड बोल्ड एटीट्यूड को अब तक उनके फैंस और फॉलोअर्स से मिला है सपोर्ट। पर कंगना रनौत की एक बात से सोशल मीडिया यूजर्स अब कुछ नाराज दिख रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत के एक रीसेंट पोस्ट की वजह से ऋतिक रोशन के फैंस कंगना रनौत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको बता दें कि थर्सडे को केदारनाथ को स्टार्स सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के अलेजेड रिलेशनशिप पर ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने अपने और ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप को भी मेंशन किया बाय सेइंग व्हाई सडनली ही बिकेम सो हॉस्टाइल इज स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। जो बात ऋतिक रोशन के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, एज दे फील इनफ इज इनफ। और उन्होंने कंगना रनौत की टाइमलाइन पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, Stop photoshopping yourself with Hrithik in your delusional mind, just like you photoshopped his pic to prove your lies. ऋतिक तेरा नाम भी नहीं लेता और ऋतिक का नाम लिए बिना तेरा खाना हजम नहीं होता। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा, Seriously, please come out of your imaginary world. For once, try to prove your point without including other actors, especially Hrithik. Enough is enough. वहीं एक यूजर ने कंगना रनौत पर काफी हार्श अटैक करते हुए लिखा, Why only with Hrithik? You shared very genuine love with all your sugar daddies. Aditya Pancholi, who introduced you to Bhatts. Mahesh Bhatt, who launched you. Adhyayan, your support during flop days. And rich producer BFs. I strongly trust you. #Kangana Ranaut. #Nepotism in Bollywood। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कंगना रनौत ने लगभग सभी बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दी हैं। और अब कंगना रनौत ने साफ कर दिया है कि ये व्यूज उनकी टीम के ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने ही पोस्ट किए हैं और साथ ही वो अपने ट्विटर फैमिली से उनका सपोर्ट भी मांग रही हैं। तो इस साल
जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी जहाँ पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। हाल ही में कंगना रनौत ने जब आमिर खान पर अटैक किया था, हर कोई हैरान रह गया था क्योंकि कंगना रनौत और आमिर खान अच्छी इक्वेशंस शेयर करते हैं। पर अब कंगना रनौत ने आमिर खान पर किए गए अपने अटैक पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है, Amir and I share a great bond and I have huge respect for him. But I have stopped responding according to my personal equations with people. Well, it seems Bollywood में चल रही ये insider-outsider debate फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट हुए वायरल। टाइम्स नाउ ने रिया और महेश भट्ट के इस व्हाट्सएप चैट को एक्सेस किया है। रिया और महेश भट्ट की चैट 8 जून की है, यानी जिस दिन रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर को छोड़कर अपने घर चली गई थी। Actress Riya Chakrabarti reportedly told film director Mahesh Bhatt about her breakup with Bollywood star Sushant Singh Rajput on June 8th. According to the WhatsApp chats accessed by Times Now, Riya texted Bhatt saying, "You have unclipped my wings," to which the film director replied, "Don't look back." Riya ने अपने एक और मैसेज में महेश भट्ट को लिखा, "Every word you've said echoes in me and I feel a deep impact of your unconditional love." रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रिया महेश भट्ट से अपने रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस लिया करती थी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान महेश भट्ट से भी पूछताछ की थी। वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जबकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिल चुकी है, सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी। वहीं सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है और इस मामले को वो पूरी तरह से टेक ओवर करेंगे। मुंबई के टॉप कॉप ने अब ये कंफर्म किया है कि वो पूरी तरह से इस केस में सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेंगे। Sir, will you cooperate with CBI, sir? Of course, we'll cooperate with. Sir, will you cooperate with CBI, sir? Of course, we'll cooperate with. Sir. आपको बता दें, मुंबई पुलिस पर यह एलिगेशन लग रहा है कि पहले बिहार पुलिस और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि सीबीआई के साथ वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के कुक से पूछताछ की है, जो सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के वक्त उनके घर में मौजूद थे। और सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने भी सीबीआई से कहा है, "It is not a murder. He had committed suicide. As soon as I got downstairs, he locked the door within 10 minutes. He generally didn't do that. And I went upstairs just 5 minutes later to ask him what to cook."
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की टीम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के घर के केयरटेकर को आज ही अवेलेबल रहने के लिए कहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल्स, लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज को मुंबई पुलिस से ले लिया है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश करेगी क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के वक्त उनके कमरे में मौजूद हर एक चीज को सीबीआई ने अपने अंडर ले लिया है और इन चीजों को माइन्यूटली चेक किया जा रहा है। ऐसे में सभी को सीबीआई टीम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं रिया चक्रवर्ती के सामने आए लीक्ड चैट्स विद महेश भट्ट पर अब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लॉयर विकास सिंह ने रिएक्ट करते हुए कहा है ये चैट्स रिया को और इम्प्लिकेट कर सकते हैं। विकास सिंह ने कहा शी हैज सेड just the opposite in her statement where she said that Sushant had asked her to leave the house. This is damaging for her. I wonder who has leaked the chat. Is she trying to shift the blame? She cannot shift the blame. If she is going to shift blame in this manner, it is going to implicate her more. In another development, फिल्ममेकर नितेश तिवारी ने उन रूमर्स को भी पूरी तरह से गलत बता दिया है जिनमें कहा गया था कि अक्षय कुमार की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से नारायण मूर्ति बायोपिक चली गई। इन रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए नितेश तिवारी ने कहा, "It's very disheartening to see such baseless rumors. We haven't yet finished writing the screenplay. We haven't even shared it with Mr. Narayan Murthy and Mrs. Sudha Murthy for their approval. Our studio partner is not on board yet. How could have we gone about casting the film? I shared a fantastic working relationship with Sushant, and together we celebrated the tremendous success of our hard work in Chichore. I will forever remember him very fondly." Such rumors are not only doing disservice to Sushant, but also to everyone who is seeking the truth. Coming up on the show, स्वरा भास्कर ने की Zoom से candid conversation. I have asked Karan Johar this question and I've called it feudalism. I haven't even said nepotism. I have said feudalism. When your idea of justice is basically that of a lynch mob. I always say that if you really want a positive change, you have to also look at structures. And the fact is that Bollywood is changing. Anybody who is against you is an enemy. रोज किसी नए इंसान को पकड़ के कुछ गाली दो आप, तो अब तो ये एक अलग ही किस्म का एक बहुत ही गंदा voyeurism हो गया है. The good is there. It's coming. And it's coming with a swag. When you're passionate about something, how can it not be personal, you know? Welcome to Speak Easy, Swara. And Swara is a badass actor who, I think in the present trailer of her upcoming web show, has some real badass dialogue. Before I get into what it is about, Swara, isn't this so much fun to say those crackling dialogues with that? And if it was in a hall, you could literally hear it echo with claps, right? Yeah, absolutely. I think that there's some real punchy lines in there in this show, and I think that that's part of the charm of this character, who is like this really bolshy and badass kind of a cop. But she's actually, when you watch the show, you realize that she's a lot more complex than just the Talimar dialogues and that bolshiness. But I think it's really fun when you have the chance to play this kind of an empowered character on screen, and especially it's so much a cop is so much a character that belongs to male actors, you know. Yeah. Like every major male actor has a cop in his career, has done a cop in his career. You know, it's a marker. It's a career marker. Like, you know, it's one of the milestones that everyone touches. But women don't have that. I mean, you have heroines, and some of our top heroines who go through their whole careers never having played a female cop. It's just, you know, it's not a thing. So it's really nice to kind of be venturing into territory that is traditionally so much the domain of the male actors. That was really fun. As you said, it's actually, for me, you know, I feel like the OTT has just given birth to so many interesting characters and stories that we perhaps had not been able to explore in films.
Yeah. I know you've been obviously asked, and maybe of course you will see that about the comparison with Rani and Mardani. I know Yeah. everybody's gone in that. I mean, it's obviously naturally the first thing that comes to mind because I think that that's the most reference. No, it's also I think one of the most memorable female cop performances that come to mind. And I think, of course, as I always say to people, that I'm a Rani ma'am fan, so I am loving the comparison. I'm like, bring it on. I mean, I'm sure it's not a patch on her because she's amazing, but I think that with a film and with Mardani, I think that because of the format, it's a lot more focused the story on the chase, on the cop chasing a trafficker. That story. I think that actually with Flesh, because of the format again, it's really a world we're exploring. So it is the scope of the narrative itself and the story itself is actually far wider. And again, it's only because of the format that the series format allows you to do that. And I think that we've really gotten into the operations of how that world works, like what is the nitty gritty, like right from how a girl can get enticed and sold, and kidnapped, and just the way in which just like really details like bathroom kahan jayenge, and that shot is in the trailer where the girls are wearing diapers. And so it's like stuff that we've probably never even thought about. We've had the chance to kind of explore all of that. And which also of course makes the show quite disturbing, as a watch. It's not an easy watch. You feel a little like, oh my god, unsettled, because obviously the issue is like that. That naturally you'll respond like that. And I started with C.T. Mar dialogues in the sense, and like you said, it's more gruesome. Then I assume that that's exactly why you wanted, because you wanted that the realness to be there. And you also, I felt like it was a little massy with the dialogues. Was that done on purpose? You felt? Did you feel like we could have gone like really low on that bit? We could have gone, but there is a reason why I felt when I saw and because your conviction in it made me feel like that it is that zone, but there is a reason why you chose to stick by it, and I want to know why. So I think that, as you said, that there is ultimately the show is, of course, it's a very dark subject. It's a very heavy subject, and it's a very hard to digest subject. Yeah. And the thing is that, but we're also aware that we are ultimately working within a fiction format, and we are working within a sort of a cop robber thriller space, right? So it's also about making something that is serious and heavy consumable, because ultimately you want people to watch the show. Now you don't want them to be so burdened by it that it's too depressing, dekhna hi nahi hai. So I think that actually Radha's character provides that sense of ki nahi yaar, there will be justice, and that she provides that sense of empowerment even to the audience as it watches it, which is why, as you said very consciously, that there is a certain heroism to her whole persona. And there is very much that sense of ki, okay, now she's here, and like every time she's on screen you're like, okay, it's not like, even if what's happening is very depressing, you're like, nahi, lekin usko aana hai abhi. So it's that very traditional storytelling at one level, where that there is a good cop who's on the side of the good, who will come and fight the bad. And I think that I think also that it's not a documentary. It is a fiction format, so there is a certain element of the drama, the flair of storytelling that we have employed here. There is also multiple tracks, because we're trying to look at every aspect of this world. And but I think that you're right, that because somewhere the what is happening is so basically evil, right? That it is at the heart of it, there is that just very basic fight between good and evil, which actually so many of our stories are based on.